हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, हम सीटेट दिसंबर 2022 के लिए एनसीईआरटी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को लेकर के हम ये सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को गैदर करके एक जगह पर लिख करके आपके लिए ले करके आए हैं। भूगोल में आज हम 7th चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा देश भारत। गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक्स की, कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे अभी बचे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें सौरमंडल में पृथ्वी, ये पढ़ चुके हैं हम। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और पृथ्वी के प्रमुख स्थलमंडल, ये 6 चैप्टर्स हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर भी इन्हें देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा देश भारत। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि हमारी क्वेश्चन सीरीज़ भी लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन सीरीज़ में प्रैक्टिस नहीं की है तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होने वाला है और ऑनलाइन पेपर्स में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है ये इंग्लिश में चल रही है। अगर आपको नीड है कि ये सीरीज़ हिंदी में भी लाई जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ हम दिसंबर की स्टार्टिंग से आप सभी के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे। पूरे पेपर्स को हम पूरा सॉल्व कराएंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अगले अपने चैप्टर से, जिसका नाम है हमारा देश भारत। पहला पॉइंट है हमारा प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप एक ऐसा भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। जैसा कि आप भारत के केस में देखते हैं, ये जो नीचे का पूरा पोर्शन है ये किस तरीके से तीनों तरफ से, इधर से भी, नीचे की तरफ से भी और इधर की तरफ से भी जल से घिरा हुआ है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इस वाले हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरे हैं, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये जो भारत है, भारत की जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, यानी भारत के पास अपनी प्राकृतिक सीमाएं हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तर की, तो उत्तर में हमें यहाँ से लेकर के इधर तक पूरा हिमालय मिलता है। इसी के साथ साथ हमें पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में हमें देखने को मिलता है अरब सागर और नीचे हमें देखने को मिलता है हिंद महासागर। तो चारों तरफ से हमारे पास नेचुरल बाउंड्री है, यानी प्राकृतिक सीमाएं मौजूद हैं भारत के पास में। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितने लाख किलोमीटर है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। गाइज, ये क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं, कई सारे ऑप्शंस आपको दिए होंगे और उसमें से आपको चूज़ करना होगा कि कौन सा पॉइंट सही है। तो उस समय पर ये डेटाज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए क्षेत्रफल को आपको ज़रूर याद कर लेना है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर राज्यों की बात आती है कि भारत में राज्य कितने हैं, तो राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वो हैं 8। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी जब फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाले, तब इसमें इस तरीके के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तक है। यानी उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कौन है हमारा? कन्याकुमारी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3200 किलोमीटर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी है 3200 किलोमीटर और 3200 किलोमीटर ये पूरी लंबाई है। ठीक है, तो 3200 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3200 किलोमीटर है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जून 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जून 2014 में क्या हुआ था, तेलंगाना को एक नया राज्य बनाया था और नया राज्य जब बना तो ये क्या हो गया था, भारत में 29 राज्य हो गए थे।
ठीक है, भारत में 29 राज्य हो गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य था, उस जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दे दिया गया और लद्दाख और जम्मू दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ठीक है, तो राज्यों की संख्या कितनी हो गई, जब तेलंगाना बना था तब 29 हो गई थी और बाद में जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो इनकी संख्या हो गई 28। तो अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं हमारे पास, वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य हैं। लेकिन जब तेलंगाना का गठन हुआ था तो भारत में 29 राज्य बन गए थे। अगला पॉइंट है हमारा, दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है, दक्षिण में हमारे पास कौन कौन से दो पड़ोसी हैं, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव। तो ये दो हमारे पड़ोसी देश हैं जो समुद्र में स्थित हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अगर हम बात करें भारत की, तो ये अगर भारत है और यहाँ पर श्रीलंका है और इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रेट पड़ती है ये क्या हो जाती है, जल संधि हो जाती है। पिछली वीडियोस में हमने जल संधि और स्थल संधि पर बात की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे पॉइंट्स और ये सारे पॉइंट्स आपसे सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ज़रूर से इन सारी वीडियोज़ को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, पहले कितने राज्य थे, 29 राज्य थे जब तेलंगाना बना था और अभी वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। ठीक है, राज्यों का निर्माण किसके आधार पर हुआ है, भाषा के आधार पर हुआ है और भाषा के आधार पर स्थापित होने वाला या भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य है हमारा, वो है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान, जो कि ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, पश्चिमी भारत में ये स्थित है और ये कौन सा राज्य है, राजस्थान, जो कि सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटे राज्य की अगर बात करें तो वो है हमारा गोवा, जो यहाँ पर स्थित है, तो आप देख सकते हैं मैप में। ठीक है, तो सबसे बड़ा राज्य हमारा स्थल के हिसाब से कौन सा है, राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, वो है हमारा गोवा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जलोढ़ निक्षेप। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदियां बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती हैं। देखिए अभी क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं उनसे नदियां जब नीचे उतर करके आती हैं तो अपने साथ क्या करती हैं, उन बड़े बड़े पहाड़ों से छोटे छोटे टुकड़े अपने साथ लाती हैं और वो टुकड़े क्या करते हैं, रगड़ खाते 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 टूटते हुए चले जाते हैं और इतने महीन हो जाते हैं कि वो मिट्टी की तरह हो जाते हैं। ठीक है, और सारी ये जो नदियां हैं वो उन सबको ले जा करके मैदानी इलाकों में डिपॉजिट कर देती हैं, यानी निक्षेपित कर देती हैं और उससे क्या होता है कि मैदानों का निर्माण हो जाता है और ये जो मैदान होते हैं ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं। ठीक है, तो जलोढ़ निक्षेप वाले जो मैदान होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, अमेरिका में 7 मानक समय हैं, कनाडा में 6 मानक समय हैं और भारत में 1 मानक समय है। मानक समय क्या होता है इसके बारे में भी हम पहले की वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर ख़राब नहीं करेंगे। हम सीधे बात करते हैं कि अमेरिका में 7 मानक समय क्यों हैं। तो अमेरिका का जो एरिया है, अगर हम अमेरिका को देखें तो वो कुछ इस तरीके का एरिया लंबा सा फैला हुआ है जिसकी वजह से टाइम लैप्स बहुत हो जाता है। ठीक है, टाइम लैप्स ना हो इस कारण क्या होता है कि उन्होंने समय को 7 भागों में बांट रखा है, यानी कि जो पूर्वी अमेरिका में समय होगा वो पश्चिमी अमेरिका में नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि वहाँ पर 7 मानक समय हैं और कनाडा में कितने हैं, 6 हैं। भारत में हमारा 1 मानक समय है जो कहाँ से निकलता है, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर होते हुए निकलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसको लेकर के, मानक समय को लेकर के। मानक समय अगर आप नहीं जानते हैं मानक समय क्या है तो आप हमारी पिछली वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, अब भारत की स्थिति पर बात करते हैं। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जो कर्क रेखा है हमारी वो 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो जो ये रेखा है हमारी वो यहाँ से होकर के गुजरती है और ये देश को लगभग बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, ये जो कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सब के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जा कर के आप इन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो कर्क रेखा है ये भारत को लगभग बराबर 2 हिस्सों में बांट देती है और ये रेखा एक इमेजिनरी लाइन होती है। ऐसा नहीं है कि कोई लाइन खींच दी गई है तो ये भारत को 2 टुकड़े कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है और इनका निर्माण क्यों किया गया है इसके बारे में भी हम बात
कर चुके हैं, तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, तो ये वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में, यानी कि अक्षांश एवं देशांतर वाले चैप्टर्स में आपको सारी रेखाओं के बारे में अच्छे से मैंने बताया हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान तथा द्वीपीय समूह। ठीक है, तो भारत में कई तरीके की प्राकृतिक आकृतियाँ हैं, जैसे कि पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, द्वीप समूह है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे पास सी शोर भी है, यानी कि तटीय क्षेत्र भी मौजूद है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा हिमालय। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। ठीक है, हिम और आलय, आलय का मतलब क्या होता है, आलय का मतलब सीधा सीधा होता है घर, और हिम का मतलब बर्फ का घर। तो हिमालय क्या हो जाता है, बर्फ का घर, यानी कि एक ऐसा पर्वत जो बर्फ से घिरा रहता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर स्थित है। ठीक है, तो हिमालय को किस तरीके से बांटा जाता है, हम पहले उसे देख लेते हैं। हिमालय आपको पता है कहाँ पर स्थित है, इस पोजीशन पर हिमालय स्थित है। ठीक है, और ये किस तरीके से डिवाइडेड है, पहली शाखा, दूसरी शाखा और तीसरी शाखा, यानी कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 रेंजेस अलग अलग निकल करके आती है, श्रृंखलाएं 3 बनी हुई हैं। तो ये जो सबसे उत्तरी शाखा है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है हिमाद्री के नाम से, है ना। इसको किस नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद मध्य हिमालय या हिमाचल के नाम से दूसरी वाली को जाना जाता है। ये जो दूसरी रेंज है हमारी, या जो श्रृंखला है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं हिमाचल के नाम से। ठीक है, अगली जो शाखा है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है शिवालिक, सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ठीक है, और जो ये सबसे लास्ट में है, इस वाली को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे जो उत्तर में पड़ती है उसका नाम हिमाद्री है, फिर उसके बाद हिमाचल है, और उसके बाद शिवालिक की पहाड़ियाँ आती हैं। तो ये 3 रेंजेस हैं अलग अलग, और ये तीनों मिल करके हिमालय तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, और इन्हीं जो ये पर्वत हैं, इन्हीं पर्वतों से उतर करके जो नदियाँ आती हैं वो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती हैं और निक्षेपित कर देती हैं। तो यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं, हम कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, ये जो मैदानी क्षेत्र है, इस पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पर्वत से नदियाँ निकल करके आती हैं, वो अपने साथ जो जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती हैं, उसको वो इसी क्षेत्र में डिपॉजिट कर देती हैं, यानी इसी क्षेत्र में निक्षेपित कर देती हैं, और यहाँ पर मैदानों का निर्माण हो जाता है जो काफ़ी उपजाऊ होते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पतियों की मात्रा बहुत कम है। ये जो आप राजस्थान का एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर मरुस्थल दिखाई पड़ता है हमको, जिसे हम राजस्थान या रेगिस्तान कहते हैं। थार मरुस्थल इसे कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला जो है वो विश्व के पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है, और ये कहाँ स्थित है, ये भारत में स्थित है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 रेंजेस देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो क्या है हमारी, एक विंध्य है और एक सतपुड़ा है। ठीक है, और इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में 2 नदियाँ निकलती हैं, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। और ये दोनों जो नदियाँ हैं वो किधर की तरफ जाती हैं, अरब सागर की तरफ जाती हैं। और अरब सागर हमारा किधर है, इस तरफ है। ठीक है, यानी पश्चिमी छोर पर हमारा अरब सागर है, और ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं, पश्चिमी छोर पर गिरती हैं, यानी कि अरब सागर में गिरती हैं। अगर हम जियोलॉजिकली देखिए तो भारत का जो ढलान है वो किस तरफ है, वो है हमारा पूर्व की तरफ। लेकिन ये जो 2 नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों किधर की तरफ जाती हैं, ये दोनों जाती हैं पश्चिम की तरफ। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये दोनों नदियाँ नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा।
अगला पॉइंट है हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, सुंदरवन डेल्टा। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। और इसका निर्माण कौन करता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो यहाँ से होते हुए इस तरफ से होते हुए आती है और गंगा नदी यहाँ से होते हुए जाती है, और यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में निर्माण होता है किसका? विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। तो ये है हमारा सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पर सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, प्रवाल छोटे समुद्री जीवों के कंकाल हैं जिससे पॉलिप कहा जाता है। ठीक है। क्या होता है कि समुद्र में छोटे छोटे से जीव रहते हैं। ठीक है। ये जीव जो होते हैं इन्हें पॉलिप कहा जाता है। जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर ये एक जगह पर डिपॉजिट होते होते चले जाते हैं, तो प्रवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो ये जो द्वीप होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं? समुद्री जीव पॉलिप के हड्डियों से बने हुए होते हैं या कंकालों से बने हुए होते हैं, इसीलिए इसे प्रवाल द्वीप कहा जाता है। ठीक है। तो प्रवाल क्या होता है? प्रवाल समुद्री जीवों के जो कंकाल होते हैं वो होते हैं, और ये कंकाल किस जीव के होते हैं? तो ये पॉलिप छोटे छोटे जानवर होते हैं, उनके ये कंकाल होते हैं। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। ये सारी नदियाँ इस तरीके से हैं, और ये सारी कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है, जो कि अभी मैंने बताया था कि कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, इधर वाले पूरे एरिया में कौन सा हमारा डेल्टा स्थित है? सुंदरवन डेल्टा स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक है। जिस जगह पर जो नदी होती है हमारी, जैसे मान लीजिए ये नदी है, ये हमारी एक नदी है। ठीक है। ये जिस जगह पर समुद्र में टच करती है जा करके, वही इसका क्या हो जाता है? मुहाना हो जाता है। नदी का मुहाना कहाँ पर मिलेगा आपको? नदी का मुहाना मिलेगा आपको समुद्र से, जहाँ पर वो मिलती है। ठीक है। जिस जगह पर नदी मिलती है जाकर के समुद्र से, उसी जगह को क्या कहा जाता है? नदी का मुहाना कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूरी पर स्थित प्रवाल द्वीप है। ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये हमारे स्थित है लक्षद्वीप। ठीक है। और जो लक्षद्वीप है हमारा वो क्या है? अरब सागर में है। हमने देख लिया कि अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप स्थित है, और ये क्या है? एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप के बारे में अभी मैंने बताया कि जो पॉलिप्स होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो समुद्री जीव होते हैं, इन्हीं के कंकालों से बन करके ये जब मर जाते हैं तो इनके कंकाल एक जगह पर निक्षेपित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और उन्हीं से निर्माण होता है किसका? प्रवाल द्वीपों का। ठीक है। तो हमारा लक्षद्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप द्वीप समूह हमारा केरल के तट से थोड़ी दूरी पर स्थित है, जो कि अरेबियन सागर में स्थित है। ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक। अब क्या है हमारा, ये जो ये स्थिति है, ये किसकी है? हमारे ये है हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। जो कि कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 7, जो कि था हमारा देश भारत। तो भारत के बारे में हमने विभिन्न जानकारियों को देखा, और ये जानकारियाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे जो कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ जो पिछली बार के एग्ज़ाम्स में पूछे गए, उसमें से एक नर्मदा ताप्ती वाला क्वेश्चन पूछा गया, एक राज्यों का क्वेश्चन पूछा गया, भाषाई आधार पर गठित होने वाले राज्य का नाम भी पूछा गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पिछली बार पूछे गए थे। तो आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये चैप्टर महत्वपूर्ण चैप्टर है, और मैंने इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। ठीक है। एक बार आप पूरे चैप्टर की रीडिंग कर लीजिए, एक बार ये वीडियो देख लीजिए पूरा, और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देखना होगा। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक हम वीडियोज़ ऐसे ही लाते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PDFs मिल जाएंगी। ये 7th चैप्टर है, इसके बाद जैसे ही 8th चैप्टर कंप्लीट होगा हम पूरी PDF एक साथ आपको प्रोवाइड कर देंगे।